हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर फाइनेंस करंट अफेयर्स करने वाले हैं फरवरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज है वो है आपकी कि आरबीआई ने रीस्टोर कर लिया है डिफॉल्ट लॉस गारंटी को एनबीएफसीज के लिए। तो अब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब हम लोगों ने फाइनेंस के करंट अफेयर्स करे थे कि एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी क्या होती है। सो एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जहां पर कि हमारे पास अगर कोई फिनटेक है और वो फिनटेक यहाँ पर लोन देना चाहती है, सो वी आर मेकिंग श्योर कि अगर ये फिनटेक यहाँ पर लोन देना चाहती है तो क्योंकि वो लोन नहीं दे सकती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, यहाँ पर वो किसी एनबीएफसी के साथ कांटेक्ट करेगी और उस एनबीएफसी के थ्रू लोन दिलवाया जाएगा। सो ये बोलते हैं कि भाई देखो, अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो एक परसेंटेज जो है इस पोर्टफोलियो की वो आपकी कौन पे कर रहा है, हमारे पास में ये जो फिनटेक होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफॉल्ट लॉस गारंटी, जैसे मान लो एक डिजिटल लैंडिंग ऐप है, उसने पार्टनरशिप की किसी बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ में कि वो लोन ऑफर करेंगे कंज्यूमर्स को। तो फिनटेक यहाँ पर एक 5% का फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी देती है बैंक को उनके टोटल पोर्टफोलियो पर 5% की, ताकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो सिक्योर्ड रहे। और बैंक मान लो यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस लोन में दे देता है इस फिनटेक के थ्रू, तो अगर 4 करोड़ यहाँ पर डिफॉल्ट कर गए तो 5% की जो गारंटी है वो इन प्लेस होगी और फिनटेक को यहाँ पर 4 करोड़ का जो लॉस होगा वो यहाँ पर कवर करना होगा 5 करोड़ की गारंटी के अंडर। आगे समझ में? सो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी होती है जिसको हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। सो आरबीआई ने इसका जो यूज है वो रिस्टोर कर लिया है और स्ट्रिक्टर प्रोविजनिंग नॉर्म्स लगाए हैं इम्पोज इन मई 2025। सो ट्रीटमेंट प्रोविजंस में कैसे होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास में एनबीएफसीज हैं वो कंसीडर करेंगे इन डिफॉल्ट लॉस गारंटीज को जब वो अपने लोन लॉस प्रोविजंस को कैलकुलेट करेंगी। सो यहाँ पर जो गारंटी है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया लैंडिंग अरेंजमेंट का। डिफॉल्ट लॉस गारंटीज को टिपिकली कैप किया जाता है 5% लोन पोर्टफोलियो के, और यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स के थ्रू जिसमें हम इसको बैक करते हैं। हार्मोनाइजेशन में जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसमें डीएलजी ट्रीटमेंट अक्रॉस डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस, को लैंडिंग गाइडलाइंस और क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर गाइडलाइंस आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोविजनिंग प्रेशर को हम कम करते हैं एनबीएफसी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल है, अब क्योंकि लोन लॉस प्रोविजन में हमारे पास में कम पैसा रखना पड़ेगा एनबीएफसी को, एज पहले जो 5% का लॉस है वो तो फिनटेक कवर कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इनकी कैपिटल फ्री हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रॉस एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सॉरी न्यूज है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है हमारे पास में और वो अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के कितने हो चुके हैं, हिस्टोरिक लो पर जा चुके हैं 2.15% के। सो आरबीआई ने रिपोर्ट किया है कि जो जीएनपीए रेशियो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का वो डिक्लाइन कर गया टू अ हिस्टोरिक लो ऑफ 2.15% एज ऑन 30 सितंबर 2025। अब यहाँ पर ये लोअर देन द 2010 का लेवल है और कंटिन्यू करेगा एज एन 8 ईयर का डिक्लाइनिंग पीरियड। सो बैंक ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में 2.50% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास में 1.73 है और फॉरेन बैंक यहाँ पर 0.80% का ग्रॉस एनपीए रेशियो रखते हैं। और अगर हम की रिफॉर्म्स की बात करें तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो था वो इनिशिएट किया गया 2015 में। गवर्नमेंट की 4R स्ट्रेटेजी थी जहां पर वो रिकॉग्नाइज करते हैं रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हमारे पास जो क्रेडिट कल्चर था कि डेटर इन पोजेशन, मतलब यहाँ पर मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने अगर लोन लिया और कंपनी यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट कर गई लोन पर, तो भी कंपनी जो है वो किसकी है, कंपनी के ओनर्स की है। अब ऐसा नहीं है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहता है कि रेजोल्यूशन प्लान के अंडर अब यहाँ पर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है, दिया है मतलब, ठीक है, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब ये यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, इस कंपनी को हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता था, जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नहीं था, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो उस कंपनी को बंद करते थे, उसके जो एसेट्स होते थे सेल करते थे, और यहाँ पर जो भी अमाउंट होती थी सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयज को पे करना होता है 24 मंथ का सैलरी, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिटर्स को मिलता था। अब यहाँ पर हमारा ये एम रहता है कि हम डायरेक्टली कंपनी बंद ना करें, वेदर कंपनी को रन करने की कोशिश करेंगे, उसके रिवाइवल की तरफ जाएंगे, जिसमें पहला स्टेप होगा कि 24 मंथ का सैलरी पे करो एम्प्लॉयज को, और फिर यहाँ पर जितने क्रेडिटर्स हैं इनको इनका पैसा वापस दिया जाता है, ठीक है।
सो यहाँ पर बाय मार्च 2025 30,000 केसेस थे जिसमें कि 13.78 लाख करोड़ रुपीस को सेटल किया गया है प्री एडमिशन स्टेज में। ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, जीएनपीएस क्या होते हैं वो पता है? देखो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है, जितने भी डिफॉल्टेड लॉस बैंक ने अभी तक रिसीव नहीं करे हैं या इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी कंपोनेंट 90 दिन से ज्यादा, तो उनको हम यहाँ पर ग्रॉस एनपीए में लेकर चलते हैं और इसमें से प्रोविजंस जो हमने बनाए हैं उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे एनएनपीए, तो नेट एनपीए हमारे पास में एक्चुअल बर्डन जो हमारे बैंक के पास है इसके लिए उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर ग्रॉस एनपीए है तो ग्रॉस एनपीए में तो हमारे पास में जितना भी टोटल लॉस है बर्डन है, और नेट एनपीए में हम जो प्रोविजनिंग होती है उसको माइनस कर देते हैं, इसीलिए ग्रॉस एनपीए हमेशा ज्यादा होता है नेट एनपीए से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी ने प्रपोज करा है ईटीएफ को शिफ्ट करेंगे टू T+1 रेफरेंस प्राइस सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, अलग अलग तरह के ईटीएफ होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास में प्राइस सिस्टम है उसको हमें अभी ETF+1 पर लेकर जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जाम में आ सकता है ये। सो सेबी ने यहाँ पर बोला है कि अब हमें ट्रेडिंग जो है उसको क्लोजली अलाइन करना है अंडरलाइंग एसेट्स की जो मूवमेंट होती है। देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है वो आपके बैक्ड किससे होते हैं? ऑफ कोर्स जो भी एसेट है ना। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास गोल्ड है, तो अगर गोल्ड का रेट आज कम हुआ तो मेरे ईटीएफ का भी रेट आज ही कम होना चाहिए। अभी हमारे पास में एलिमिनेशन जो है वो करने की बात की गई है, जो हम पहले T-2 NAV बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम लेकर चल रहे थे। तो इस सिस्टम को समझते हैं। देखो, इंडिया में क्या होता है ना, जितने भी हमारे पास ईटीएफ है वो अभी T-2 वाला सिस्टम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास में एक दिन का लैग आ जाता है जिसकी वजह से पोटेंशियल डाइवर्जेंस हमें एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइसेस में और एक्चुअल एसेट की वैल्यू में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो नेट एसेट वैल्यू लेंगे वो हमारी ट्रेडिंग से 2 दिन पहले जो था उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में इसी चक्कर में जो डेली सर्किट लिमिट्स हैं वो एस्टैब्लिश इसी तरह से हो रही हैं, तो हमें प्राइसेस ही सही समझ नहीं आते एज अ कस्टमर। तो हम यही सोच रहे हैं ना कि आज जो प्राइस होगा उसके हिसाब से हमने ईटीएफ खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सो इसीलिए अब यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, T+1 की। देखो समझो, यहाँ पर अगर 11 बजे, ठीक है, रात के एनएवी पब्लिश किया गया तो वो बहुत लेट हो जाता है एक्सचेंज के लिए, तो वो क्या करता है, इमीडिएटली जो फॉलोइंग डे होता है T-1 वाला, इसको यहाँ पर यूज करता है, जिसकी वजह से हम T-2 डेटा को यूज करते हैं। अब ये ना आपका आउटडेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि इसमें क्या सर्किट लिमिट्स आ जाती हैं जो कि करंट मार्केट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही। इसीलिए सेबी ने यहाँ पर जो बोला है वो आपका T-1 के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर ना T-1 होगा, इसमें गलत दे रखा है T+1, ठीक है। तो ये आपका T-1 होना चाहिए, मैं इसको फाइल में सही कर दूंगी, तो ये गलती से शायद टाइप हो गया होगा। चलो, तो हमारे पास में अभी ये बोल रहे हैं कि भाई T-1 लेकर चलो, जिसमें कि जो हमारे पास में बेस प्राइस है वो T-1 मैट्रिक्स को यूज करेगा एज द क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग एनएवी, एवरेज आईएनएवी और लेटेस्ट आईएनएवी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो डिफरेंशिएटेड प्राइस बैंड्स हैं, जैसे +10% इनिशियल बैंड रखो और फ्लेक्सिबल रखो अप टू +20%, ठीक है। सो डायनेमिक सर्किट फिल्टर मैकेनिज्म की ये बात करते हैं कि जो मिस प्राइसिंग है या जो एनहांस प्राइस डिस्कवरी की जा रही है वो यहाँ पर हमें बंद करनी है, रिड्यूस करनी है, ये जो मैनुअल इंटरवेंशंस होते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस बैंड्स रखो अप टू 20% ईटीएफ्स के लिए, और पोटेंशियल कैलिब्रेशन हो इक्विटी, डेट और कमोडिटी सेगमेंट्स का, ठीक है। तो हमारे पास में सेबी के बारे में आपको पता ही है, 12 अप्रैल 1992 को रेगुलेटिंग अथॉरिटी बन गई थी इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की। श्री तुहिन कांता पांडे यहाँ पर इसके चेयरपर्सन है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, आईआईएफएल कैपिटल को अभी सेबी से नोट मिला है कि वो अब यहाँ पर गिफ्ट आईएफएससी में सब्सिडरी खोल सकते हैं। तो आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने अप्रूवल लिया है सेबी से, ताकि एक होली ओन सब्सिडरी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी आपको पता ही है, इसमें यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो न्यू एंटिटी होगी उसका नाम आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड होगा। और यहाँ पर आईआईएफएल के बारे में आपको पता ही है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर एनएसई से रिलेटेड है, तो ये अपने नेचुरल गैस फ्यूचर्स को लॉन्च कर रहे हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं,
फ्यूचर्स होते हैं जब हमें कोई कमोडिटी खरीदनी है फ्यूचर प्राइस में और हम उसका रेट अभी फिक्स करेंगे, मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, डेरिवेटिव्स आपने पढ़े हैं अगर तो ये आपको पता होगा, है ना। तो हमारे पास में एक ए पार्टी होती है, एक बी पार्टी होती है, ए को लगता है प्राइस बढ़ेंगे, बी को लगता है कम होंगे, फिर यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है जो कि इन फ्यूचर्स को ट्रेड करता है, तो इन्होंने यहाँ पर इनकी मैचिंग करानी होती है, फिर एक मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट होता है, तो दोनों क्योंकि ऑपोजिट सोच रहा है, एक का लॉस एक का प्रॉफिट होगा, तो जिसका लॉस होता है उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है और जिसको प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल लिया है सेबी से कि वो अब यहाँ पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को लॉन्च करेगी, मार्केट बेस्ड प्राइस डिस्कवरी इंप्रूव करेंगे अवेलेबिलिटी नेचुरल गैस की इंडिया में। तो यहाँ पर 12 कॉन्ट्रैक्ट्स तक हो सकते हैं एट एनी पॉइंट, जिसमें कि एनएससी कोलैबोरेट कर रही है इंडिया गैस एक्सचेंज के साथ में, और इंडिया गैस एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ये यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फाइन, समझ में आ गया। बेनिफिशियरी सिटी गैस के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, पावर जनरेटर्स, फर्टिलाइजर यूनिट्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, ये सभी यहाँ पर रहेंगे। तो हमारे पास में अगर हम बात करें आईजीएक्स की, तो ये आपका लॉन्च हुआ था एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आईईएक्स, इंडिया की एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना चल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2020 में ही आया था, काफी पुराना नहीं है, ये नया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने टाई अप किया है मलेशिया के पेनेट के साथ में, ताकि यूपीआई डुएट नाउ यूज कर क्यूआर पेमेंट्स के थ्रू यहाँ पर क्यूआर पेमेंट्स कर पाएंगे लोग। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड पार्टनरशिप करते हैं पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया के साथ में, क्यूआर कोड मर्चेंट बेस्ड पेमेंट्स रहेंगी इंडिया और मलेशिया की। इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो यहाँ पर यूपीआई एप्स के लिए के थ्रू पेमेंट करेंगे एट ड्यूई नेट क्यूआर मर्चेंट लोकेशंस। मलेशियन विजिटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं इंडिया के लिए, जैसे मान लो अब इंडिया से आप लोग मलेशिया घूमने जा रहे हो तो आपको फायदा होगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब आप पेमेंट कर पाओगे अपने यूपीआई क्यूआर कोड को यूज कर इनके एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। इंडियन टूरिस्ट को एक्सेस मिल जाती है मिलियंस ऑफ डू इट नाउ क्यूआर एक्सेप्टेंस पॉइंट्स की अक्रॉस मलेशिया। तो घूमो फिरो खाओ पियो जो करना करो, मजे ही मजे हैं ठीक है। तो यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन ने अपने ग्रांट्स जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स बाय 20 to 30% बढ़ा दिए हैं। Okay, so this is a very important news. You cannot miss it if you are going to appear for RBI grade B or any kind of exam that will be having finance in its syllabus. Okay, so 16 फाइनेंस कमीशन है 2025-30 इंक्रीज कर चुके हैं ग्रांट्स टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स बाय 20-30%। अलोकेशन में 3.56 ट्रिलियन यहाँ पर है, अप फ्रॉम 1.55 ट्रिलियन अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पर की हाइलाइट्स देख लेते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में ग्रांट्स जो यूएलजीस में दिए जा रहे हैं वो 3.56 ट्रिलियन है। 45% यहाँ पर शेयर है यूएलजीस का, और यहाँ पर वर्टिकल डिवोल्यूशन जो होगा वो 41% है, ठीक है। एंड जो हमारे पास न्यू क्राइटेरिया है उसमें हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन को लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं वो आपके 1.55 ट्रिलियन है। शेयर जो यूएलजीस का रहेगा अर्बन लोकल यहाँ पर गवर्नेंस का वो आपका 36% रहता था, और वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% की थी, जो कि अभी भी रिटेन की गई है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 जो कि इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। श्री अरविंद पंगाड़िया जी जो है वो इसके चेयरपर्सन है। एडीबी अप्रूव कर रही है $182 मिलियन का लोन फॉर फ्लड एंड इरोजन मैनेजमेंट अलोंग ब्रह्मपुत्रा इन असम। सो आज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव कर रहे हैं $182 मिलियन की एडिशनल फाइनेंसिंग, स्ट्रेंथन करेंगे असम की रेजिलियंस अगेंस्ट क्रोनिक फ्लडिंग एंड रिवर बैंक इरोजन अलोंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओरिजिनल प्रोजेक्ट यहाँ पर $200 मिलियन का है, क्लाइमेट रेजिलियंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड्स एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पर एडिशनल फाइनेंसिंग $182 मिलियन की दी जा रही है। 4 एडिशनल हाई प्रायोरिटी स्ट्रेचेस बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर पर। अप्रोक्सीमेटली 60 लाख, यहाँ पर 6 लाख आपके रूरल हाउस होल्ड्स रूरल रेजिडेंट्स सॉरी, जिसमें कि पुअर और वल्नरेबल कम्युनिटीज ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में आया था, ओन किया जाता है बाय 69 मेंबर्स, और 50 जो है वो इस रीजन से ही है, ठीक है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
मुंबई एक्सक्लूड किया गया सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट से। सो यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल का मतलब क्या है कि बैंक अब यहाँ पर एक शेड्यूल्ड बैंक नहीं रहेगा। लॉस ऑफ प्रिविलेजेस जैसे कि आरबीआई की रीफाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ मॉनेटरी ऑपरेशंस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो शेड्यूल स्टेटस कब मिलता है? सेक्शन 42 के अंडर मिलता है आरबीआई एक्ट के। यहाँ पर फुलफिलमेंट होता है क्राइटेरिया का, जैसे कैपिटल रिजर्व्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, और ये इस तरह के जो एक्सक्लूजन्स हैं वो रेगुलेटरी कंसर्न्स दिखाते हैं, फाइनेंशियल वीकनेस या फिर नॉन कंप्लायंस आरबीआई रिक्वायरमेंट्स के साथ में। मॉस्पी रिलीज कर रहे हैं न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स विद बेस ईयर 22-23। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया न्यू सीरीज एनुअल एंड क्वार्टरली नेशनल अकाउंट एस्टिमेट्स की। ये आपको पता है कि अब वहां पर हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो फरवरी से ही हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी तो जो एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो जो न्यू बेस ईयर होगा वो 2022-23 होगा। इंप्रूव कर रहे हैं एक्यूरेसी जीडीपी और जीबीए की एस्टिमेट्स की। मेजर मैथोडोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल अपग्रेड्स को यहाँ पर आप देख पाओगे। जो हमारे पास 2022-23 को बेस ईयर लिया गया है वो क्यों लिया गया है? दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल, अगर आपसे पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखो बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहे, ठीक है। तो एक सिचुएशन आई थी हमारे पास कोविड-19 की, एक आई थी रशिया यूक्रेन वॉर की, तो यहाँ पर बीच में केवल एक ही साल ऐसा है जो नॉर्मल थोड़ा सा रहा है। तो एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू शेयर हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक नॉर्मल पीरियड है जिसमें कि डिसरप्शन जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक के देखे गए थे। अब एक्टिविटी वाइज रेवेन्यू शेयर हुआ कंपनीज का, कंप्यूट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, अनेबल करेंगे ज्यादा प्रिसाइज सेक्टोरल आउटपुट मेजरमेंट्स को, इनकॉर्पोरेट करेंगे जीएसटी डेटा ताकि यहाँ पर बेटर एस्टिमेट और रीजनल आउटपुट का आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव फर्म्स को। मेजरमेंट यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की इंप्रूव करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉरी क्वेश्चन पता नहीं क्यों निकल रहा है। बेंचमार्क इंडिकेटर मेथोडोलॉजी। सो कंपाइलेशन जो होगी वो बेंचमार्क इंडिकेटर मेथोडोलॉजी के थ्रू होगी, जहां पर एस्टिमेट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए एक्स्ट्रापोलेटेड रहते हैं, रेलेवेंट इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 और आईएमएफ का क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स मैनुअल हमें फॉलो करना होगा। एडिशनल डेटा सोर्स इनकॉर्पोरेट जो कर रहे हैं वो यहाँ पर जीएसटी डेटा, ई वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा है, एनुअल सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जीडीपी एस्टिमेट्स यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रियल जीडीपी 322.58 लाख करोड़ का 7.6% ग्रोथ रेट, नॉमिनल जीडीपी 345.47 लाख करोड़, ग्रोथ रेट 8.6% की, रियल जीबीए 7.7%. This is very very important. You have to rectify this table. Okay. ये फाइल आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको यहाँ पर ई बुक सेक्शन, करेंट अफेयर सेक्शन में जाना है और आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो वहां से पढ़ सकते हो। सेक्टोरल ड्राइवर्स क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको पता है रियल एस्टेट, यहाँ पर फिनटेक्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, स्पेशली हमारी यूपीआई की वजह से काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अब अच्छा परफॉर्म करने लगे और कंस्ट्रक्शन भी। सो क्वार्टरली जीडीपी की बात कर लेते हैं, 84.54 लाख करोड़, एंड यहाँ पर जो ग्रोथ रेट रहा वो 7.8% इंडिकेट करता है सस्टेन्ड इकोनॉमिक मोमेंटम। एडवाइजरी बॉडी जो रिवीजन हुआ है वो एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टेटस चेयर्ड बाय प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार विथ 5 स्पेशलाइज्ड सब कमिटीज। तो 5 स्पेशलाइज्ड सब कमिटीज थी, उनको इन्होंने हेड कर यहाँ पर एक फाइनल कमिटी जो बनी वो आपकी प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार से रिलेटेड है। ओके, तो जो लास्ट मेजर रिवीजन था वो आपका 2015 में किया गया था, जो बेस ईयर हमारा शिफ्ट किया गया 2011-12 में, और जो न्यू जीडीपी सीरीज हम यूज कर रहे हैं उसमें 600 आइटम्स का लेवल डेटा अडॉप्ट करेंगे, डबल डिफ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू जीडीपी सीरीज बेस ईयर है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगी डेटा ग्रैन्युलरिटी में, मेथोडोलॉजी में। अब यहाँ पर की इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो प्राइस इंडिकेटर्स हमारे पास 180 आइटम्स लेवल इंडिकेटर है और पहले में, और अभी 600 कर दिए गए। डिफ्लेशन मेथड जो यूज होता है वो सिंगल डिफ्लेशन था, डबल डिफ्लेशन देखेंगे की सेक्टर्स में। डबल डिफ्लेशन मेथड क्या है? इंडिया अब यहाँ पर डबल डिफ्लेशन देखेगी की सेक्टर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में, जिसमें आउटपुट प्राइसेस को एडजस्ट करेंगे
और इनपुट प्राइसेस को भी। पहले क्या करते थे, ये मानते थे कि भाई 50 यूनिट्स यहाँ पर अगर बनी है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास इन्फ्लेशन मेथड, कितना इन्फ्लेशन है उसे एडजस्ट किया हमने आउटपुट में। अब ये चीज हम इनपुट में भी लेकर चलेंगे तो ज्यादा प्रिसाइज रियल ग्रोथ एस्टिमेट्स मिलेंगे। डिफ्लेटर जो हम यूज कर रहे हैं डेटा सेट में, यहाँ पर स्टैटिस्टिशियंस जो होंगे वो एक वाइडर बास्केट गुड्स और सर्विसेज की यूज करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर यूज किया जाएगा एज द मेन डिफ्लेटर जब तक इसका खुद का बेस ईयर अपडेट नहीं हो जाता। रीडिफाइनिंग ग्रोथ, इंडिया का रिवाइज जीडीपी एस्टिमेट और न्यू मेजरमेंट की बात हो रही है, जिसमें ये बोलते हैं कि जो लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स हैं बेस ईयर में, वो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वो इंक्रीजिंगली आपकी स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स कितने क्रेडिबल और कितनी यहाँ पर क्वालिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। अलॉन्ग साइड ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है। सो 2023-24 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रही है, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड 7.1% रही है 2024-25 में, मीनिंग हमने इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर दिया एंड देन वी हैव सीन कि क्या चीजें रही हैं, ठीक है। नॉमिनल में जीडीपी इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाता है 7.4% और 2025-26 के एस्टिमेट में 7.6% है। क्वार्टर 3 में ये 7.8%। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है कि यहाँ पर ग्रो करेगा बाय 8.6% एट करेंट प्राइसेस। एक्सपेंशन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर एक की ग्रोथ ड्राइवर है। डबल डिजिट ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 25-26 में। जीडीपी की डेफिनेशन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमने एक कंट्री में प्रोड्यूस किए हैं किसी भी गिवन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यहाँ पर ऑनबोर्ड करे हैं जिसमें 89 लैंडर्स हैं, 12 प्लस की लोन कैटेगरीज हैं। सो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च बाय आरबीआई, ऑनबोर्ड कर रहे हैं 89 लैंडर्स को जस्ट 2 साल के अंदर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेंगे लैंडिंग इकोसिस्टम के लिए। लैंडर कॉम्पोजिशन में 89 टोटल है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास 12 हैं, प्राइवेट बैंक हमारे पास 16 हैं, एनबीएफसी 23 हैं, नबार्ड एसोसिएटेड एंटिटीज 35 हैं। लोन कैटेगरीज यहाँ पर सपोर्ट करते हैं 12 प्लस कैटेगरीज, किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, एंड देन डेयरी एंड एग्री लोन। डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स, सो हमारे पास में 53 डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, ऑफर करते हैं 141 डेटा सर्विसेज टू सपोर्ट क्रेडिट असेसमेंट एंड डिजिटल लोन जर्नी। आर्किटेक्चर, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड डेटा प्रोवाइडर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई बेस्ड आर्किटेक्चर के थ्रू सीमलेस और फास्टर लोन प्रोसेसिंग के लिए। की बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पर स्मॉल एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बेनिफिशियल है। एक्सेस देगा कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऑनबोर्डिंग कॉस्ट को हम रिड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेबी ने अलाउ करा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को कि वो अपनी अलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में 35% तक बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर स्वीपिंग रिफॉर्म आया, 81 लाख करोड़ के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है अब उसमें ट्रांसपेरेंसी, लेबलिंग और पोर्टफोलियो डिसिप्लिन आएगा। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने 35% तक एसेट्स गोल्ड में, सिल्वर में और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। वैल्यूएशन चेंजेस में रिप्लेस कर रहे हैं अर्लियर सिस्टम जिसमें कि हम लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को यूज करते थे, एडजस्ट करते थे करेंसी कन्वर्जन के लिए। और क्या क्या चेंजेस आए हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, अब यहाँ पर हम लोग फ्रेश इनफ्लोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मर्ज करेंगे सिमिलर स्कीम्स के साथ में। यहाँ पर फंड्स जो हैं वो अब अबाउट 60,000 करोड़ ऑलरेडी मैनेज कर रहे थे उनको अफेक्ट होगा। ट्रू टू लेबल नॉर्म्स फॉलो करने, तो एम्बिगुअस कैटेगरीज यहाँ पर स्क्रैप कर दी गई, क्लियर नॉर्म्स लेकर आए हैं, इंश्योर करेंगे कि स्कीम्स इन्वेस्ट करें अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। मल्टी कैप फंड्स में मैंडेटेड होगा कि मिनिमम इक्विटी एलोकेशन नॉर्म्स रहे 25% हमारी लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। पोर्टफोलियो ओवरलैप, यहाँ पर फंड हाउस जो है वो इंश्योर करें कि 50% पोर्टफोलियो ओवरलैप सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में और अदर इक्विटी स्कीम्स में, ताकि डुप्लीकेशन या कंसंट्रेशन रिस्क नहीं हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, सेबी ने इंट्रोड्यूस की है न्यू लाइफ साइकिल फंड फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग।
तो यहाँ पर सेबी ने एक नई कैटेगरी निकाली है म्यूचुअल फंड्स की, जिसको बोलेंगे लाइफ साइकिल फंड्स। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, यहाँ पर फिक्स मैच्योरिटी और ग्लाइड पाथ है। तो ये लाइफ साइकिल फंड्स है क्या? फंड जो कि ग्लाइड पाथ यूज करते हैं, बेस्ड इन्वेस्टिंग अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, इनवेट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स। तो यहाँ पर 5 साल का मिनिमम टेन्योर रहेगा और 30 साल का मैक्सिमम, मल्टीपल्स ऑफ 5 इयर्स में ये टेन्योर्स रहेंगे, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5। मैक्सिमम एक्टिव फंड्स यहाँ पर 6 हो सकते हैं बाय एनी म्यूचुअल फंड, जहां पर आपके पास में सब्सक्रिप्शन किया जा सकता है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर। इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, फंड जहां पर 5 साल से कम की मैच्योरिटी है, इक्विटी आर्बिट्रेज एक्सपोजर 50% तक अलाउड है। टोटल इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पर 65 से 75% के बीच ही रहेगा। और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो फ्रेश सब्सक्रिप्शन आप इन कैटेगरीज में नहीं ले सकते। आरबीआई ने ईज करा है प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्म्स को एनयूसीएफडीसी, ताकि ऑनबोर्ड करें यूसीबीस को एज इट्स मेंबर्स। सो अब यहाँ पर हमारे पास में एनबीएफसी मिसलेनियस अमेंडमेंट डायरेक्शंस आई हैं, जिसमें की फंक्शनिंग नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे यूसीबी के सेक्टर को, ये इनको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब इनको जब भी कैश वगैरह की जरूरत है तो यहाँ पर ये सपोर्ट दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जैसे कि आपका सीबीएस यूज होता है बैंक्स में, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे सारे काम होते हैं, तो यहाँ पर अब ये इस तरह की चीजें ये दे सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, जो ट्रेनिंग वगैरह देनी होती है। फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे लोन्स वगैरह देते हैं, नॉन फंड जैसी गारंटीज देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। एनयूसीएफडीसी एम करते हैं कि आप ऑनबोर्ड करो 1400 प्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एज मेंबर्स, ठीक है, क्विकली। अब चैलेंज क्या है? जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट आप केवल 200 मेंबर्स की कर सकते हो, 200 पर्संस की। अब पर्संस आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्संस कंपनी को बोलते हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट में हमारे पास में और नेचुरल इंडिविजुअल्स, स्टैट्यूटरी लिमिट में यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट बॉटलनेक था। सो एनयूएफसीडीसी को बोला गया, एनयूसीएफडीसी, इनको बोला गया कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट करो इक्विटी शेयर्स की टू मोर देन 200% इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आप 200 से ज्यादा कर सकते हो। अब ताकि यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें अप्लाई कर पाए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड जो होगा वो 31 मार्च 2029 तक रहेगा। फिर यहाँ पर प्रोविजंस मॉडिफाई, विड्रॉ या एक्सटेंड किए जा सकते हैं बाय द आरबीआई एज डीम्ड नेसेसरी। आरबीआई अप्रूव कर रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रपोजल की वो अक्वायर करे स्टेक्स बंधन बैंक में। सो आरबीआई ने अप्रूव करा एक प्रपोजल बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड की अक्वायर करोगे एक एग्रीगेट होल्डिंग बंधन बैंक में, और ये यहाँ पर अप टू 9.99% तक बैंक के पेड अप कैपिटल तक हो सकता है। ऐसा ही हमने कुछ अपनी पीआईबी न्यूज में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी देखा था। सो अप्रूवल यहाँ पर कंप्लाई आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ, आरबीआई के एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग डायरेक्शंस, वोटिंग राइट्स डायरेक्शन 2025, फेमा एक्ट, सेबी रेगुलेशन सबके साथ जाएगा। बंधन बैंक यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सीईओ प्रतिम सेन गुप्ता जी हैं। सिप्रस बेस्ड एलिनास फाइनेंस यहाँ पर पहला फर्स्ट ओवरसीज इक्विटी लिस्टेड ऑन एनएससी आईएक्स एट गिफ्ट सिटी। एनएससी आईएक्स क्या है? इंटरनेशनल एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो गिफ्ट सिटी में है। ओके, तो सिप्रस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस फर्म एलिनास फाइनेंस पहला ओवरसीज कंपनी बनेगा जो अपने शेयर्स को एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आपका लिस्ट करेगा। तो यहाँ पर पहला क्रॉस बॉर्डर इक्विटी लिस्टिंग गिफ्ट सिटी में होगी, पोजिशनिंग आईएफएससी एज ग्लोबल कैपिटल मार्केट हब। दिस इज वेरी शॉकिंग। क्यों? 2019 में जो आईएफएससी हमारा बना उसमें 2026 तक एक भी ओवरसीज कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं किया था, इसलिए। ओके, चलो, एलिनास फाइनेंस यहाँ पर लैंडिंग, इन्वेस्टर सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी, बिजनेस फाइनेंसिंग, इंडिविजुअल्स और कंपनीज, ठीक है, इनको यहाँ पर लेकर आया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारी अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी इसके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, अपने कंट्री के उसमें होते हैं ना लिस्टेड, तो यहाँ पर अपने खुद के स्टॉक एक्सचेंज है इनकी, सिप्रस स्टॉक एक्सचेंज वहां पर, ठीक है।
न्यू लिस्टिंग यहाँ पर एक डुअल लिस्टिंग होगी विद NSE IX। ओके, चलो अब यहाँ पर आप देखेंगे अदर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास ताइवान स्टॉक एक्सचेंज का आप देखेंगे ये NSE IX तो पता है पहले ही आ गया था इवन, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ताइवान स्टॉक एक्सचेंज साइंड एक्सप्लेनेटरी MOUs विद NSE IX एंड इंडिया INX ताकि लिस्टिंग्स यहाँ पर एक्सप्लोर करें, स्पेशली जो सेमीकंडक्टर लिंक्ड फर्म्स हैं विद इंडिया ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर एफ्रीनेक्स अफ्रीका का हो गया, मॉरिशस साइन कर रहे हैं MOU NSE IX के साथ में कि मल्टी करेंसी मल्टी एसेट लिस्टिंग हो जिसमें अफ्रीकन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो। अब यहाँ पर इनिशिएटिव सपोर्ट करता है इंडिया का एम्बिशन कि यहाँ पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल गेटवे बने जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपके जो हैं उनको लिंक किया जाए। इंडिया की FDI इक्विटी इनफ्लो राइज कर गई 16.6% से, ताकि यहाँ पर 12.69 बिलियन ये Q3 फाइनेंशियल ईयर में रहे। सो इक्विटी इनफ्लो बहुत हैवी हुआ हमारे पास में। यहाँ पर FDI मतलब कि 10% से ज्यादा की, 10% तक लिस्टेड कंपनी में किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने या फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी या अनलिस्टेड कंपनी में करी। तो यहाँ पर हमारे पास में 10% नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी परसेंटेज हो सकती है, लिस्टेड अगर है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर तो 10% है। ओके, तो प्रीवियस ईयर में 10.88 बिलियन था Q3 में। अब अगर हम देखें टोटल FDI में हमारे पास में जिसमें इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल आते हैं, तो ग्रोथ 30% की देखने के लिए मिली 18.98 बिलियन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में। दिसंबर 2025 में हाईएस्ट मंथली इक्विटी इनफ्लो आया था $5.48 बिलियन का। टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज सिंगापुर है, देन US है, देन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनफ्लोज हैं वो US, सिंगापुर, UAE से बढ़ रहे हैं, मॉरिशस और नीदरलैंड से हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके पास में जो ये इनफ्लो आ रहा है वो महाराष्ट्र में 15.38 बिलियन का, कर्नाटका में 11.15 बिलियन का, गुजरात में $5 बिलियन का है। टॉप सेक्टर्स में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 10.7 बिलियन का, सर्विस सेक्टर में 8.4 बिलियन का। MSME मिनिस्ट्री ने अपग्रेड करा है NSIC को टू शेड्यूल A CPSE स्टेटस। तो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एक यहाँ पर आपके पास में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर अपग्रेड किया गया है, शेड्यूल B स्टेटस से शेड्यूल A दिया गया है। तो अपग्रेड क्यों करा गया? इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, रेटिंग्स इनको एक्सीलेंट मिली है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज से। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनी रत्ना, और यहाँ पर 1955 में स्टैब्लिश हुई थी, MSME मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिट कर रहा है $108 मिलियन आवास फाइनेंशियर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंडर। तो यहाँ पर 100 से लेकर $108 मिलियन तक लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग करेंगे आवास फाइनेंशियर्स के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और MSME लैंडिंग इन अंडर सर्व्ड रीजन। तो हाउसिंग लोन्स अप टू $70 मिलियन यहाँ पर किसको दिए जाएंगे? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप्स को, जिसमें 50% और मार्क्ड रहेंगे विमेन प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए। MSME लैंडिंग में अराउंड $30 मिलियन तक जो कि लैंडिंग की जाएगी MSMEs को, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करें, एम्प्लॉयमेंट को और एक्सेस दें फॉर्मल क्रेडिट। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में $8 मिलियन की बात हो रही है, जिसमें कंसेशनल फाइनेंसिंग कैनेडियन क्लाइमेट एंड नेचर फंड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन एशिया के थ्रू हमें मिलेगी। कंसेशनल मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम लगेंगे इस पर, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया में। हेडक्वार्टर्ड है आपका मनीला फिलीपाइंस में, ठीक है, मंडलयोंग मेट्रो मनीला फिलीपाइंस। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड डुअल लिस्टेड ऑन NSE IX। तो ब्लू बॉन्ड क्या होता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में लंकन रुपीज 3 बिलियन इशुएंस बाय DFCC बैंक, जो कि डुअल लिस्ट हुआ है आपका NSE IX के गिफ्ट सिटी में। यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लू बॉन्ड है जो कि ट्रेड किया जाएगा विद इन इंडियाज IFSC जुरिस्डिक्शन। कोलंबो में ये पहली बार लिस्ट हुआ, सेकेंडरी लिस्टिंग NSE IX में हुई। ग्लोबल विजिबिलिटी और इन्वेस्टर एक्सेस को एनहांस कर रहे हैं।
यहाँ पर एमओयू हुआ था एनएससीआईएक्स और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जिसके अंडर इसको लाया गया है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे प्रीवियस कोलैबोरेशन। सो ऑन जून 2025 एनएससीआईएक्स लिस्ट करते हैं डीएफसीसी बैंक के एलकेआर 2.5 बिलियन यहाँ पर फॉरेन करेंसी ग्रीन बॉन्ड, श्रीलंका की पहली रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि कॉर्पोरेट इश्यूएंस ऑन द एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है। ब्लू बॉन्ड क्या है? बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उधार लेते हो, मतलब आप इन्हें इश्यू कर कैपिटल जो है वो हम रेस कर रहे हैं मरीन और ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे ग्रीन बॉन्ड्स है तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये हमारे मरीन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। पॉजिटिव एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट बेनिफिट। एनपीसीआई कोलैबोरेट कर रहे हैं नाविडिया के साथ में ताकि सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट के लिए यहाँ पर एडवांस वो कर पाए। तो एडवांस सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं। तो एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है नाविडिया के साथ। इंडिया का ये यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, जिसमें कि हम ट्रस्ट, रेजिलियंस, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। पॉपुलेशन स्केल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस एआई यूज करते हैं, एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग करते हैं। एनपीसीआई यूज करेगा नाविडिया, नेमो एंड नेमोट्रॉन एआई मॉडल्स को। एक पेमेंट नेटिव एआई फाउंडेशन मॉडल है, इंडिया के रेगुलेटरी एंड डेटा सॉवरेनिटी रिक्वायरमेंट्स के साथ में अलाइन करता है। पेमेंट नेटिव एआई मॉडल आपका हो गया। देन यूपीआई हेल्प असिस्टेंट पायलट। तो एनपीसीआई रिसेंटली पायलट कर रहा है यूपीआई हेल्प असिस्टेंट, जहां पर एक फाइन ट्यून्ड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, फास्टर एंड कंसिस्टेंट सपोर्ट देते हैं यूजर्स के लिए। फ्यूचर रोड मैप में एनपीसीआई प्लान करता है टू इवॉल्व फ्रॉम यूज केस स्पेसिफिक एआई एजेंट्स टू अ फाउंडेशनल एआई लेयर फॉर द एंटायर पेमेंट इकोसिस्टम। 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स लॉन्च कर रहे 32 जनरेटिव एआई यूज केस ईज 8.0 प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने रोल आउट करा है 32 जनरेटिव एआई यूज केसेस। सो यहाँ पर गवर्नमेंट के रिफॉर्म पुश अंडर द ईज 8.0 प्रोग्राम आपके आएंगे। ये आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेसेस को यहाँ पर शार्पन करेंगे, बिजनेस मॉडल्स को रीइमेजिन करेंगे, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज कर प्रोग्रेस ऑन एआई पॉलिसी। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉर्मल एआई पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम की हैं। लेटेस्ट रिफॉर्म राउंड जो है वो यहाँ पर अडॉप्शन होगा एजेंटिक एआई का, ऑटोमेट करेंगे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज, फास्टर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अनेबल की जाएगी। इस रिफॉर्म्स में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करेंगे स्टेट रन लैंडर्स थ्रू अपग्रेड्स इन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट फेज ईज राइज, यहाँ पर ब्रांडेड ईज राइज फॉर 2025-26 लेकर आए हैं। फोर्टिफाई करेंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एबिलिटी यहाँ पर पीएसबीज की वो एब्जॉर्ब कर पाए इकोनॉमिक शॉक्स को, उसको एनहांस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करेंगे। आरबीआई सेटअप कर रहा है हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर भुवनेश्वर में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने फाइनेंस वाली न्यूज में आरबीआई सर्कुलर्स के अराउंड भी इसको यहाँ पर बताया था। तो आरबीआई एक हाई सिक्योरिटी ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर है भुवनेश्वर ओडिशा में, जो कि सेफगार्ड करेंगे क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूटी होगी कोर ऑपरेशंस की। सिस्टम्स होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो ये करेंसी मैनेजमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, रेगुलेटरी डेटा फंक्शंस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये आरबीआई का सेकंड डेटा सेंटर है, खारगर नवी मुंबई से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये देखेंगे भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। तो मेजर सबसी केबल लैंडिंग पॉइंट से आपका डेंस डिजिटल ट्रैफिक हब से थोड़ा दूर रहेगा, जिससे कि जो एक्सपोजर है साइबर रिस्क वगैरह से रिलेटेड और नेटवर्क वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड वो कम हो जाता है, और यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन मिलता है पोटेंशियल एनिमी स्ट्राइक्स एंड सिस्मिक रिस्क से, ठीक है। सेंटर ने अचीव किया टीयर 4 सर्टिफिकेशन, एंश्योर करेंगे हाई स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्च करिए सेकंड फेज एसेट मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। नीति आयोग ने इसे डेवलप किया है, कंसल्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में। एसेट मॉनेटाइजेशन प्लान 25-2030
अनाउंस करा जाएगा यूनियन बजट 25-26 में। एनएमपी 2.0 की स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो वो कितना है, यहाँ पर 16.72 लाख करोड़ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 5.8 लाख करोड़ की है। टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का यहाँ पर आपके पास में टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड यहाँ पर हमारे पास 5 साल का है, 2026 से 2030 तक। सेक्टर्स जो कवर किए जाएंगे, हाईवेज, रेलवेज, पावर, ठीक है, पोर्ट्स, कोल माइंस, टेलीकॉम, एविएशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, टूरिज्म। सेक्टोरल शेयर यहाँ पर मोनेटाइजेशन वैल्यू का आप देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा हाईवेज में 26%, पावर में 17%, देन रेलवेज में 16% और पोर्ट्स में 16%। सक्सेस एनएमपी की, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की 90% हुई है इसके 6 लाख करोड़ के टारगेट में। प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पीएसयू या पोर्ट अथॉरिटी लोकेशन, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। सेंटर सेट करें तो 27,500 करोड़ का मोनेटाइजेशन टारगेट सिविल एविएशन सेक्टर के लिए अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि सेंटर जो है इन्होंने एक मोनेटाइजेशन टारगेट रखा था 27,500 करोड़ का सिविल एविएशन सेक्टर में। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 फाइनेंशियल ईयर 26-30, टारगेट पीरियड 5 साल का है यहाँ पर 2026-27 के से 2030-31। मोनेटाइजेशन टारगेट 27,500 का है। लीजिंग एयरपोर्ट एसेट्स यहाँ पर बूस्ट करेंगे प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जनरेट करेंगे रेवेन्यू। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाइड 11 एयरपोर्ट्स है जिसमें टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज होंगी। इंप्रूव करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। मोनेटाइजेशन मॉडल में हम यहाँ पर ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, वेयर प्राइवेट प्लेयर्स मैनेज करेंगे ऑपरेशंस, ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के साथ में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मास्टर कार्ड शोकेस कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट फुल्ली ऑथेंटिकेटेड एजेंटिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन को। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में मास्टर कार्ड ने कंप्लीट करें इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑथेंटिकेटेड एजेंटिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शोकेस करते हैं एआई लेड पेमेंट्स, एनवायरमेंट इनसाइड एंड एलएलएम पावर्ड इंटरफेस। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में टोकनाइजेशन यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे कार्ड डिटेल्स, सिक्योर करेंगे डिजिटल आइडेंटिफायर्स, रिड्यूस करेंगे फ्रॉड रिस्क। फ्रेमवर्क में मास्टर कार्ड का एजेंटिक कॉमर्स फ्रेमवर्क अलाइन करेंगे, इसके एजेंट पे फ्रेमवर्क को सिक्योर करेंगे एआई ड्रिवन पेमेंट्स। पार्टनर इकोसिस्टम में कार्ड इशुअर्स एक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक रहेंगे। पेमेंट प्रोसेसर्स में कैश फ्री, जस्ट पे, पेयू, रेजर पे, मर्चेंट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ैप्टो, वोडाफोन, आइडिया और यारा, ठीक है। सो एनपीसीआई यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं एफआईएमएल एमआई, इंडिया का पहला लैंग्वेज मॉडल पेमेंट्स के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया एक स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम के लिए। हाई वॉल्यूम हाई ट्रस्ट नीड्स डिजिटल ट्रांजेक्शन की यूपीआई हेल्प असिस्टेंट को पार करेगा, एक कन्वर्सेशनल सपोर्ट सिस्टम देगा, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, बंगाली और भी यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस प्लान्ड है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिटेल पेमेंट्स के लिए इंडिया में। सर्विसेज जो फैसिलिटेट की जाएंगी, यूपीआई पेमेंट, भारत बिल पेमेंट, रुपे कार्ड, फास्टैग एंड नेचरेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ दिलीप आसबे हैं। एनपीसीआई लॉन्च कर रहा है यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट, ग्लोबल डेलीगेट्स इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। सो एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट। इंटरनेशनल डेलीगेट्स अटेंड करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, उनके लिए है ये। विजिटर्स आएंगे 40+ कंट्री से। रियल टाइम यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स, यहाँ पर रियल टाइम यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट यहाँ पर पेमेंट्स हैं, ठीक है। सो रिक्वायरिंग एन इंडियन अकाउंट फॉर लोकल मोबाइल नंबर, ये नहीं चाहिए होगा। कैन बी लिंक्ड टू एन इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आप यूपीआई एनेबल्ड मर्चेंट्स अक्रॉस इंडिया यूजेबल है ये। मेट्रोस, स्मॉल टाउन, रूरल एरियाज में ऑथराइज पीपीआई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू होगा। एक्टिवेशन के लिए 2 फिजिकल टच पॉइंट लगेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनपीसीआई पवेलियन, भारत मंडपम। डेलीगेट्स एक्टिवेट कर सकते हैं चेक यूपीआई ऐप और ट्रांसकॉर्प के थ्रू। केवाईसी रिक्वायरमेंट में पासपोर्ट, वीजा, सेल्फी वेरिफिकेशन, यूपीआई पिन सेटअप, ये सब चीजें हैं। ट्रांजेक्शन लिमिट्स में लिमिट टाइप और अमाउंट की बात करते हैं। पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 25,000,
क्यूमुलेटिव मंथली कैप 50,000 रुपए का। डीएफएस रिलीज कर रहे हैं रिपोर्ट सोशो इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रुपे एंड भीम यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। सो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट रिलीज की है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। चिंतन शिविर फरवरी यहाँ पर 13 से 14 फरवरी में हुआ था उसमें, जिसमें कि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक लैश कैश इकोनॉमी थ्रू इंसेंटिव्स टू बैंक्स एंड इकोसिस्टम पार्टनर्स। मोस्ट प्रीफर्ड पेमेंट मोड यहाँ पर यूपीआई 57%, सरपास करेंगे कैश 38%। यूथ अडॉप्शन यहाँ पर 18 से 25 साल का 66%। यूजर्स मल्टीपल डेली ट्रांजेक्शंस के लिए 65%। यूजर्स मोटिवेटेड बाय कैशबैक 52%। यूजर्स साइटिंग स्पीड एज प्राइमरी एडवांटेज 74%। स्मॉल मर्चेंट्स अडॉप्टिंग यूपीआई 94%। बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 216 है यूपीआई प्लेटफॉर्म 2021 में, और 2025 में 661 है। मीगा गारंटी कर रहा है 197.67 मिलियन लोन। ये वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच होती है, आपको पता होगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सो यहाँ पर इतना लोन एसबीआई को दिया जा रहा है रूफ टॉप सोलार एक्सपेंशन के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास सिटी बैंक एनए, ठीक है, इसको दिया गया है टू फॉर इट्स लोन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू सपोर्ट रूफ टॉप सोलार एक्सपेंशन इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का यहाँ पर गारंटी इशुअर है। सिटी बैंक एनए जो है वो गारंटी बेनिफिशियरी होगा। एसबीआई बोरो करेगा सिटी बैंक से और गारंटी देगा मीगा एसबीआई के बिहाफ पर, ठीक है। सो यहाँ पर गारंटी पीरियड 5 साल का है। एसबीआई रिफाइनेंस करेगा 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलार फोटोवोल्टेइक सिस्टम में। अचीवमेंट में ऑलरेडी 1004 मेगावाट रूफटॉप सोलार कैपेसिटी कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट गोल्स में। यहाँ पर 7.5% अपनी डोमेस्टिक लैंडिंग का ये कम से कम आपका कहाँ कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले जो भी ईएसआई वाला सेक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था। रूफटॉप सोलार फाइनेंसिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कमर्शियल वायबिलिटी। DGCI&S रिवाइज कर रहे हैं बेस ईयर मर्चेंडाइज ट्रेड इंडाइसेस टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स बेस ईयर इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड में आपके पास फिजिकल गुड्स आती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 से 2022-23 यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनली क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं ट्रेड में, कमोडिटी कंपोजिशन, ग्लोबल सप्लाई चेन, प्राइस स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पर प्रोफेसर नचिकेत चट्टोपाध्याय आईएसआई कोलकाता के, इन्होंने मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की बात की है, अलाइन करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में। न्यू सीरीज में मंथली, क्वार्टरली और एनुअल इंडाइसेस आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट वैल्यूज, SITC कैटेगरी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन, ब्रॉड इकोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन, बायलैटरल ट्रेड इंडाइसेस, टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पर मर्चेंडाइज ट्रेड इंडाइसेस जो है वो कंपाइल और पब्लिश किया जाता है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री एंड स्टैट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया की क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये 6.15% से $720.76 बिलियन हो चुका है। क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज के अप्रैल जनवरी 2025-26 में एस्टिमेटेड है $720.76 बिलियन। प्रीवियस ईयर में ये $679.02 बिलियन थे। ग्रोथ यहाँ पर 6.15% की है। मंथली ट्रेड डेटा यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज का $80.45 बिलियन है, इंपोर्ट्स का $90.83 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर $10.38 बिलियन की है। टोटल एक्सपोर्ट $720.76 बिलियन, ग्रोथ यहाँ पर 6.15% से बढ़ी। इंपोर्ट में $823.41 बिलियन, ग्रोथ यहाँ पर 6.54% से बढ़ी। ट्रेड डेफिसिट $102.65 बिलियन। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप ट्रेड पार्टनर्स जो हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं लेकिन इंपोर्ट्स उससे ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूएई, चाइना, हांगकांग, नीदरलैंड्स और इटली। तो यहाँ पर आपको पता है एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं और इंपोर्ट जो है कहाँ से हो रहा है, स्विट्जरलैंड, यूएई, चाइना, यूएसए एंड यूके से, ठीक है। मिनिस्ट्री ने अप्रूव करे हैं पायलट प्रोजेक्ट ऑटो रिफंड स्मॉल बैलेंस फ्रॉम इनऑपरेटिव ईपीएफओ अकाउंट्स। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अप्रूव करा एक पायलट प्रोजेक्ट जिसमें कि ऑटो रिफंड होगा स्मॉल बैलेंसेस का इनऑपरेटिव ईपीएफओ अकाउंट बिना यहाँ पर मेंबर्स को अप्लाई किए हुए। सो हमारे पास टारगेट अकाउंट्स की बात की गई है, अप्रोक्सीमेटली 3.68 बिलियन आपके पास अकाउंट्स हैं। बैलेंस जो है वो 58,000 रुपीज तक है। ब्रेकडाउन में 1 लाख अकाउंट्स हैं
10,000 रुपए तक के 3.68 मिलियन अकाउंट है 58,000 के। डेफिनेशन इन ऑपरेटिव अकाउंट्स की नो कंट्रीब्यूशन फॉर 36 मंथ आफ्टर विच दे स्टॉप अर्निंग इंटरेस्ट। करेंट प्रोसेस में ईपीएफओ रिक्वायर्स मैनुअल क्लेम फाइलिंग, विड्रॉल्स के लिए लीव करेंगे स्मॉल बैलेंसेस अनक्लेम्ड। फ्यूचर प्लान में अगर सक्सेसफुल रहा पायलट यहाँ पर एक्सपेंड होगा नेशन वाइड, मिलियंस ऑफ वर्कर्स को ये बेनिफिट देंगे डोरमेंट ईपीएफ बैलेंसेस के थ्रू। About EPFO, Employees Provident Fund Organization, one of the two main social security agencies है Ministry of Labor and Employment के अंडर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट होगा प्रोविडेंट फंड्स का इंडिया में। गूगल अनाउंस कर रहे हैं $15 बिलियन का अमेरिका इंडिया कनेक्ट सब सी केबल इनिशिएटिव। अब यहाँ पर आपके पास जो दो मेन सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, ठीक है, उनमें से ये एक है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड्स इन इंडिया। गूगल अनाउंस कर रहे हैं $15 बिलियन अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव। सो यहाँ पर गूगल अनाउंस कर रहे हैं $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओवर 5 years। इंडिया एआई इम्पैक्ट स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल एआई कनेक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंडिया। सबसी केबल गेटवे में न्यू इंटरनेशनल सबसी केबल गेटवे विशाखापट्टनम में एनहांस करेंगे ग्लोबल कनेक्टिविटी को, डेटा कनेक्टिविटी। न्यू सबसी केबल पाथ्स, 3 न्यू सबसी केबल पाथ्स हैं जिसमें कि इंडिया को कनेक्ट करा जा रहा है सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक एंड सदर्न हेमिस्फीयर। स्ट्रेटेजिक फाइबर ऑप्टिक रूट्स, 4 स्ट्रेटेजिक फाइबर ऑप्टिक रूट्स हैं जो कि डेवलप की जाएंगी ताकि स्ट्रेंथन करें हाई स्पीड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करेंगे एआई ड्रिवन सर्विसेज को। हेल्थ केयर एआई पार्टनरशिप, यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज डेवलप करें एआई टूल्स को जो अलाउ करेंगे पेशेंट्स को कि वो सिम्टम्स को यहाँ पर इनपुट दें और जनरेट करें रिपोर्ट ताकि असेस कर पाए डॉक्टर को डायग्नोसिस में। एसबीआई इंडिया का 4th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर इनकी जो मार्केट कैप है वो 10.9 लाख करोड़ हो गई, टीसीएस को सरपास कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19.87, एचडीएफसी बैंक 14.16, भारतीय एयरटेल 11.47, एसबीआई 10.90, टीसीएस 10.50। ठीक है, someone of is searching for Adani or not? Because I genuinely want to search for them कि कहाँ गए वो लोग, हैं क्यों नहीं यहाँ पर। आरबीआई का गोल्ड परचेज, ये भी एक स्टडी होनी चाहिए कि क्यों नहीं है, मतलब आई थिंक देयर माइट बी सम रीजन, वी मस्ट नो एक्चुअली। आरबीआई का गोल्ड परचेज जो है वो यहाँ पर 4 टन से ड्रॉप कर गया 2025 में फ्रॉम 73 टन इन 2024। अब इतना महंगा हो रहा है तो कम ही लेंगे ना। 4 टन से यहाँ पर गोल्ड का एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है। 73 टन अक्वायर किए थे पहले, अब यहाँ पर बहुत हाई गोल्ड प्राइस है, वही रीजन है। देख लो क्वार्टर यहाँ पर हमारे पास में 2025 3.4 टन गोल्ड परचेज किया, 2 में 0.4, 3 में 0.2, क्वार्टर 4 में nil। हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें, आरबीआई जो गोल्ड बाई कर रहा था 4 टन यहाँ पर लिए हैं, वन ऑफ द लोएस्ट परचेज है अमंग फ्यू ईयर्स। ठीक है, 73, 16, 77 ग्लोबल कंटेक्स्ट जो, तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक परचेजेस जो है वो 328 टन की हुई है, 345 होती थी पहले 2024 में। टॉप नेट गोल्ड बायर्स पोलैंड रहा, 102 टन उन्होंने खरीदे हैं। कजाकिस्तान ने 57, अजरबैजान ने 53, ब्राजील ने 43, चाइना ने 27, टर्की ने 27। नेट गोल्ड सेलर्स कौन रहे टॉप नेट में? ठीक है, 26 टन में सिंगापुर, घाना में 12 टन, रशिया में 6 टन। आरबीआई इंपोज कर रहा है कंपाउंडिंग फी 18.76 लाख ऑन पेटीएम फॉर फेमा वायलेशन। तो यहाँ पर आरबीआई ने इंपोज किया कंपाउंडिंग फी 18.76 लाख की पेटीएम पर फेमा वायलेशंस इन्वेस्टमेंट्स इसकी सब्सिडरी में लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो यहाँ पर कंपाउंडेड वायलेशंस जो है वो नियर बाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक एडिशनल 4.28 लाख रुपीस का फी। कंपाउंडिंग अंडर फेमा एक वॉलंटरी रेगुलेटरी सेटलमेंट मैकेनिज्म है, एंटिटी एडमिट करते हैं कॉन्ट्रवेंशन, पे करते हैं फी टू क्लोज द मैटर। पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, विजय शंकर शर्मा जो है वो इसके यहाँ पर सीईओ हैं। ऐसे भी सेट कर रहा है 1 मई 2026 डेडलाइन एआईएफ के लिए ताकि वो इंडिपेंडेंट एनएवीज को रिपोर्ट करे टू द डिपॉजिटरीज। यहाँ पर हमारे पास में बाय 1 मई 2026 उन्हें करना होगा। तो कैटेगरी 1 और 2 जो एआईएफ्स हैं ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के थ्रू एटलीस्ट एक बार हर 6 महीने में, जिसको 1 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। कैटेगरी 3 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एनएवी प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स में क्वार्टरली करेंगे फॉर क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें टेन्योर लिमिटेड होता है, तभी आप विड्रॉ करोगे, अदरवाइज पेनल्टी लगेगा, और मंथली ओपन एंडेड के लिए। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? वैल्यूएशन ट्रांसपेरेंसी एनहांस करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेटरी ओवरसाइट एआईएफ इकोसिस्टम में। गवर्नमेंट अपडेट कर रही है स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सपोर्ट करेंगे इनोवेशन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपडेट करा है स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक मोर इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंटरप्रेन्योरल सिस्टम है। नोटिफिकेशन इशू किया जाता है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। टर्नओवर लिमिट रिकॉग्निशन के लिए 100 करोड़ है, न्यू लिमिट 200 करोड़ है। न्यू कैटेगरी डीप टेक स्टार्टअप इंट्रोड्यूस हुए हैं। स्पेशल प्रोविजंस डीप टेक स्टार्टअप के लिए 10 साल से इंक्रीज कर 20 साल हो गए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टर्नओवर लिमिट 300 करोड़ हो गई है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स और हाई R&D नीड्स। एफडीआई फ्लो बैंकिंग सेक्टर में डिक्लाइन कर रहे हैं 898 मिलियन से आपका 115 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 25 में। अब यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है बैंकिंग सेक्टर में वो शार्पली डिक्लाइन कर गए 898 मिलियन से टू $115 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 25 में। इक्विटी इनफ्लो, रीइन्वेस्टेड इन अर्निंग्स, कैपिटल, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज का अदर कैपिटल कंपोनेंट्स, यहाँ पर टोटल ये सभी एफडीआई के अंडर आ जाते हैं। रीइन्वेस्टेड अर्निंग, आपने कुछ अर्न करा, अब आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, ठीक है, इनमें अगर अनलिस्टेड बॉडीज में भी इन्वेस्ट करा जाता है तो, और बाकी अदर कंपोनेंट्स हो गए। रेगुलेटरी नॉर्म्स यहाँ पर एक्विजिशन 5% या मोर पेड अप कैपिटल इन अ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ओके। फॉरेन शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई में 11.0%, केनरा में 10.55, बैंक ऑफ बड़ौदा में 9.43। पीएम मुद्रा योजना की अपडेट आई है, इंसेप्शन से लेकर अब तक 2 जनवरी 2026 में तक 56.31 करोड़ लोन अकाउंट्स खुले हैं, 37.31 लाख करोड़ डिसबर्स हुई है अमाउंट। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च करा है इन्वेस्ट ऐप नेक्स्ट, एआई पावर्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ इन्वेस्ट ऐप नेक्स्ट, एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। टेक्नोलॉजी एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, पर्सनल एआई असिस्टेंट अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो क्वेश्चंस पूछें, एक्सप्लोर करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ट्रैक करें पोर्टफोलियो को सिंपल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखकर। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, इंडिया प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसबीआई यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही थी, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1987 में, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। एसबीआई रेस कर रहे हैं $1 बिलियन सोशल लोन MUFG फर्स्ट बाय इंडियन बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर $1 बिलियन का सोशल लोन जापान के मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप से लिया गया है। अब ये फर्स्ट सोशल लोन है जो कि यहाँ पर किसी इंडियन बैंक ने रेस किया है, तो एक लैंडमार्क डील हो गई इंडिया के बैंकिंग और सोशल फाइनेंशियल स्पेस में, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर, क्योंकि अगर आप अपने लिए सोशल लोन्स ले रहे हो तो दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू, राइट। मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप गिफ्ट सिटी के ब्रांच के थ्रू इन्होंने रेस किए हैं। सोल लेंडर था इनिशियली, लोन यहाँ पर बाद में सिंडिकेट किया जाएगा अदर लेंडर्स को, मतलब बाकी बैंक्स वगैरह भी यहाँ पर मिलकर इसी अमाउंट का लोन देंगे, ठीक है। मतलब इस ऐसे मान लो 100 करोड़ का लोन है, अभी तो मिलकर इन्होंने अकेले ने दिया है, फिर ये 100 करोड़ का लोन जो है ये डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो एसबीआई को इन दी एंड 100 करोड़ ही मिल रहे हैं, ओके। ग्रीन शू ऑप्शन, $500 मिलियन का एडिशनल फंड्स अगर जरूरत हुआ तो इंटरेस्ट रेट 90 बेसिस पॉइंट्स अबव 3 मंथ का जो SOFR रहेगा, तो SOFR प्लस 0.90%, ये बेंचमार्क रेट होता है। SOFR कहाँ का होता है? ये यूएसए का होता है। यूके का कौन सा होता है? सोनिया होता है। स्विट्जरलैंड का कौन सा होता है? सोनाल नेट कुछ करके होता है, सोनाल नेट कुछ ऐसे होता है। चलो उसका क्या होता है, क्या बोलते हैं, जापान का टोरान होता है, TORAN। पर्पस, विमेन लैंड एंटरप्राइजेस और बिजनेस ओन्ड और मैनेज्ड बाय विमेन, प्रमोट करते हैं विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। SOFR स्टैंड फॉर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, मतलब सिक्योर्ड रेट होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, बस 2 ही सिक्योर्ड रेट हैं। और SOFR को ही हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिक्योर्ड भी और पब्लिश भी यहाँ पर रेगुलरली होता है। इंटरेस्ट रेट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स एंड डेरिवेटिव्स। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है 83 मिलियन का लोन पीएम सेतु प्रोग्राम में, ताकि ITIs को मॉडर्नाइज करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। तो यहाँ पर हमारे पास पीएम सेतु के अंडर इसको किया गया है, सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs प्रोग्राम। एड्रेस करेंगे इंडिया का स्किल मिसमैच एज यूथ अकाउंट फॉर 72% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ITI प्लेसमेंट रेट्स बिलो 50%।
एनुअल आउटपुट 1 मिलियन बेटर स्किल्ड वर्कर्स एनुअली प्रोड्यूस होंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करेंगे $680 मिलियन इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनटू द आईटीआई इकोसिस्टम। जेंडर इंक्लूजन टारगेट एटलीस्ट 25% आईटीआई स्टूडेंट जो है वो विमेन है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ऐसा हमारा टारगेट रहेगा, विमेन बने। लॉन्ग टर्म यहाँ पर 19.5 ईयर की मेच्योरिटी है जिसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूडेड है। पार्टनरशिप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है, इसमें आपका फाइनेंस न्यूज कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कवर कराऊंगी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं वो रहेंगे और मिसलेनियस न्यूज जो है वो हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। मिसलेनियस चाहो तो वो टेबल फॉर्मेट में आप खुद से भी कर सकते हो स्टडी, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मुझे ही कराना है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वही है कि वो आप खुद से भी पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को, और यहाँ पर अगर कुछ और चाहिए तो वो भी बताना। एंड वेरी सून यहाँ पर 1 या 2 दिन में हमारे आज के जो करंट अफेयर्स है वो उसका मैं फर्स्ट पार्ट लाना शुरू कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।